मंगलोर नाम के एक गांव में शेट्टी नाम का एक आदमी रहता था। वो काम की तलाश में रोज इधर उधर घूमता था, लेकिन बहुत घूमने के बाद भी उसे काम नहीं मिलता था। एक दिन वो एक होटल के सामने से जा रहा था, तभी उसने देखा कि होटल का मालिक बिरयानी बनाने वाले के ऊपर चिल्ला रहा था। शेट्टी दूर से ये सब देख रहा था। अरे बेवकूफ, तुम्हें समझता नहीं? कस्टमर को वक्त पे बिरयानी देना ही हमारा उसूल है। तुम इतना देर लगाओगे एक बिरयानी बनाने में तो कैसे चलेगा? अब तुम्हें कितनी बार समझाऊं मैं कि वक्त पे बिरयानी दिया करो। देखो मालिक, मैं तो इसी स्पीड से बिरयानी बनाऊंगा। अगर कोई इंतजार नहीं कर सकता तो वो किसी दूसरे होटल में चला जाए, मुझे उससे क्या। अरे बेवकूफ, अगर हमारा कस्टमर दूसरी होटल में गया तो ये होटल कैसे चलेगा? तुम्हें इतनी सी बात भी समझ नहीं आती? एक काम करता हूँ, तुम्हें निकाल ही देता हूँ। चलो निकल जाओ यहाँ से। ऐसा बोलकर होटल का मालिक उस बिरयानी बनाने वाले को निकाल देता है और होटल के सामने एक बोर्ड लगा देता है, बिरयानी बनाना वाला चाहिए। शेट्टी ये देखकर सोचता है, बिरयानी तो मुझे बनानी आती है, क्यों ना मैं मालिक से जाकर काम मांग लूं। शेट्टी होटल मालिक के पास जाता है और कहता है, मालिक, क्या आपके पास कोई काम है? दरअसल मैं काम की तलाश में था, इसलिए आपके पास आया। देखो भाई, अभी तो मेरे पास सिर्फ बिरयानी बनाने वाले की जरूरत है, वो भी वेज बिरयानी। पूरे शहर में यही एक होटल है जहाँ वेज बिरयानी मिलती है। क्या तुम वेज बिरयानी बना सकते हो? जी हाँ, मैं वेज बिरयानी बना सकता हूँ, और वो भी एकदम लजीज। अरे वाह, ये तो अच्छी बात है। चलो फिर काम पे लग जाओ, देखते हैं कैसी बिरयानी बनाते हो। शेट्टी किचन में जाकर सब्जियां काट के हाथों से ऊपर हवा में उछालता है और फिर उसे पकड़कर बर्तन के अंदर डालता है। थोड़ी देर में शेट्टी ने बनाई हुई बिरयानी की खुशबू फैल जाती है। होटल में सब उसकी बिरयानी मांगते हैं और ये देखकर होटल का मालिक बड़ा खुश हो जाता है। कुछ ही दिनों में शेट्टी बड़ा मशहूर हो जाता है और होटल में शेट्टी की बिरयानी बनाने की करामत देखने के लिए लोगों की भीड़ भी बढ़ने लगती है। तभी एक दिन एक बड़ी सी कार होटल के सामने आकर रुकती है। एक आदमी बाहर उतरता है और वो होटल के मालिक से पूछता है, क्या मैं आपके बिरयानी बनाने वाले से मिल सकता हूँ? जी हाँ, बड़ा ही मशहूर है मेरा शेट्टी, कमाल की वेज बिरयानी बनाता है। अरे शेट्टी, तुमसे कोई मिलने आया है। अरे शेट्टी, कैसे हो तुम? तुम तो मशहूर हो गए। कितनी पगार मिलती है तुम्हें यहाँ? मेरे साथ चलो, इससे कई गुना ज्यादा पगार दूंगा मैं तुम्हें। माफ कीजिए मालिक, लेकिन जब मैं आपके पास काम मांगने आया था तब आपने मेरा तजुर्बा पूछा था और नौकरी देने से मना कर दिया। लेकिन इस होटल के मालिक ने मेरी काबिलियत देखी, मेरा तजुर्बा नहीं। माफ कीजिए, लेकिन मैं आपके साथ काम नहीं कर सकता और अपने मालिक को धोखा नहीं दे सकता। ये सुनकर वो दूसरे होटल मालिक वहां से चला जाता है। शेट्टी के लिए उसके मालिक के मन में और भी इज्जत बढ़ जाती है। ऐसे ही एक दिन होटल में एक फेमस गुंडा रंगा आ जाता है और वो होटल में बिरयानी खाने बैठता है। उसे देखकर मालिक डर जाता है। मालिक के कॉलर पकड़कर रंगा कहता है, अबे ओए, चल जल्दी से बिरयानी लगा, और हाँ, चिकन के पीस ज्यादा देना, वरना इतने छेद कर दूंगा कि समझ नहीं आएगा सास कहाँ से ले और पादे कहाँ से, समझा? जी जी रंगा रेड्डी भाई, लेकिन यहाँ सिर्फ वेज बिरयानी मिलती है नॉन वेज नहीं, माफ कीजिए। अबे मुझे वो सब नहीं पता। अगर मेरी बिरयानी में चिकन नहीं होगा तो तेरे ही टुकड़े करके खा जाऊंगा मैं, समझा? चल अब जल्दी कर। ये देखकर शेट्टी एक तरकीब लगाता है। मालिक से कहकर वो मरे हुए कौवे मंगवाता है और उसके पीस बिरयानी में डालकर बिरयानी बनाता है। रंगा रेड्डी बिरयानी खाने लगता है और शेट्टी को और पीस मांगता है। शेट्टी भी उसके प्लेट में अपनी जगह से ही कौवे के पीस फेंकता है। थोड़ी देर में रंगा का खाना हो जाता है, लेकिन अब वो सिर्फ पीस मांगता है, पीस खत्म हुए रहते हैं। ये देखकर शेट्टी रंगा की तरफ मरे हुए कौवे ही फेंक कर मारता है। इससे आग बबूला होकर रंगा कहता है, अबे ओए, तुमने क्या कौवे पाल रखे हैं? हाँ, अभी तक तो पाले थे, लेकिन थोड़ी देर पहले ही तू उसे बिरयानी के साथ चट कर गया क्या कहा? यैक! अबे तूने क्या कौवे की बिरयानी खिलाई मुझे? रंगा बेहोश होने लगता है। शेट्टी उसे पकड़कर कहता है, अगर आज के बाद इस होटल या कोई और होटल में नजर आए तो कौवे की नहीं बल्कि तुझे ही कौवा बिरयानी में भून कर खा जाऊंगा, समझा? चल निकल यहाँ से। शेट्टी की यह बहादुरी देखकर मालिक बहुत खुश होता है और शेट्टी को होटल में 50% का मालिक भी बना देता है। नीरज और धीरज की दोस्ती। रामपुर नाम के गांव में नीरज और धीरज नाम के दो दोस्त रहते थे। दोनों बचपन से साथ में बड़े हुए रहते हैं, लेकिन धीरज को नीरज पसंद नहीं रहता। इस वजह से धीरज हमेशा नीरज को किसी न किसी तरीके से तकलीफ देता था।
लेकिन नीरज हमेशा धीरज की गलतियों को नज़रअंदाज करता था। एक दिन दोनों को एक कंपनी में नौकरी लग गई। दोनों दोस्त रोजाना साइकिल से ऑफिस जाते थे। ऑफिस का मैनेजर बड़ा ही सख्त मिजाज का था। अगर कोई ऑफिस में लेट आता तो उसे मैनेजर खरी खोटी सुनाता था। इसलिए नीरज हमेशा वक्त पे ऑफिस पहुंचता था। एक दिन नीरज धीरज को बताता है, अरे धीरज, तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात बतानी है मुझे? अरे धीरज, मेरी शादी के लिए एक रिश्ता आया है। वो पड़ोस के गांव में ही रहते हैं। लड़की के पिताजी का बहुत बड़ा व्यापार है और लड़की भी इकलौती है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तुम कुछ बताओ दोस्त। अरे इसमें भला मैं क्या बता सकता हूँ? अगर तुझे लड़की पसंद है तो कर ले शादी, इसमें क्या सोचना है। ये बात बोलकर धीरज चला जाता है। लेकिन घर जाने के बाद धीरज सोचता है, बाप रे बाप, इकलौती लड़की का रिश्ता और उसके बाप का बड़ा व्यापार, कितना रुपया होगा उनके पास। अगर ये रिश्ता नीरज से ना होकर मेरे साथ हुआ तो एक काम करता हूँ, रात को उन्हें फोन करता हूँ। ये सोचकर धीरज रात को गांव के चौराहे पर लगे पब्लिक टेलीफोन से लड़की के बाप को फोन लगाता है। हेलो, क्या विशंबरनाथ बोल रहे हैं? हेलो, हाँ जी, विशंबरनाथ बोल रहा हूँ। कौन बात कर रहा है? जी मैं रामपुर गांव से बात कर रहा हूँ। क्या आपने हमारे गांव के नीरज नाम के लड़के से अपनी इकलौती लड़की की शादी फिक्स की है? हाँ जी, क्यों, आपको कोई प्रॉब्लम है? जी देखिए, आपने जिस नीरज से अपनी बेटी की शादी फिक्स करी है वो लड़का एकदम बेकार है। उसे शराब और सिगरेट की भी आदत है और कभी कभी तो वो रात भर जुआ खेलता रहता है। इससे अच्छा तो उस नीरज के साथ ही धीरज नाम का एक लड़का काम करता है। उस लड़के से अपनी बेटी की शादी कर दीजिए, हमेशा खुश रहेगी। मुझे बस आपको आगाह करना था लड़के के बारे में बताकर, बाकी आगे आपकी मर्जी। ये सुनकर लड़की का बाप नीरज से शादी तोड़ देता है और धीरज से करवा देता है। लेकिन जिस दिन शादी होती रहती है उसी वक्त पुलिस वहां आती है और विशंबरनाथ को पकड़ लेती है। धीरज पुलिस को पूछता है, अरे अरे इंस्पेक्टर साहब, आपने मेरे ससुर को क्यों पकड़ा है? जी, इन्होंने बैंक में काफी फ्रॉड किया है, इसलिए इनकी सारी संपत्ति और व्यापार हमने फ्रीज कर दिए हैं। ये सुनते ही धीरज टूट जाता है और वो अपने सर पर हाथ रखता है। उसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलती, उल्टा शादी करके उस पे ही जिम्मेदारी आ जाती है। दूसरे ही दिन धीरज ऑफिस के लिए निकलता है। वो देखता है कि नीरज की साइकिल पंचर हो गई है और वो उसका इंतजार कर रहा है उससे लिफ्ट लेने के लिए। लेकिन धीरज दूसरे रास्ते से ऑफिस चला जाता है। इधर देर होती देख नीरज भागता हुआ ऑफिस जाता है। तभी एक कार नीरज के सामने आकर रुकती है। कार का आदमी कहता है, अरे बेटा, कहीं जल्दी में जा रहे हो क्या? कहो तो मैं छोड़ दूं तुम्हें। जी हाँ, मैं ऑफिस जाने के लिए निकला, लेकिन मेरी साइकिल पंचर हो गई है, इसलिए दौड़ते हुए जा रहा हूँ। मुझे हमेशा वक्त पे ऑफिस जाना अच्छा लगता है। नीरज कार में बैठता है। वो आदमी उसे कहता है, अरे नीरज, कब तक नौकरी करके अपनी जिंदगी गुजारोगे? कुछ बिजनेस वगैरह करो। अगर कुछ आइडिया है तो बताओ, मैं मदद करता हूँ। जी, वैसे तो मुझे कुकिंग का बहुत शौक है और मैं हमेशा से पनीर डोसा बनाने की गाड़ी डालना चाहता था। अब देखते हैं क्या होता है। थोड़ी दूर जाते ही कार चलाते हुए कार का आदमी बेहोश हो जाता है। नीरज वक्त रहते ही गाड़ी संभाल लेता है और उस आदमी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। डॉक्टर उसे चेक करते हैं और बोलते हैं, इन्हें कार चलाते चलाते मिर्गी की वजह से बेहोशी आ गई थी। अच्छा हुआ जल्दी हॉस्पिटल लेकर आए। ये लीजिए दवाइयाँ, 5 दिन में आप ठीक हो जाएंगे। वो आदमी नीरज की इस बात से एकदम प्रभावित होता है और उसे कहता है, अरे बेटा, शुक्रिया। अगर आज तुम ना होते तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। चलो, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। तभी नीरज कहता है, जी, मैं चोपड़ा एसोसिएट नाम की कंपनी में काम करता हूँ, मुझे आप वही छोड़ दीजिए। क्या कहा? चोपड़ा एसोसिएट? तुम कभी अपने मालिक से मिले हो? जी नहीं, वो बहुत बिजी रहते हैं, उनके मैनेजर ही ऑफिस संभालते हैं।
दोनों नीरज के ऑफिस जाते हैं। उधर धीरज बहुत खुश होते रहता है कि आज नीरज की नौकरी जाएगी। लेकिन जैसे ही ऑफिस पहुंचते हैं वो आदमी कहता है, नीरज बेटे, ये चोपड़ा एसोसिएट का मालिक मैं ही हूं, चोपड़ा, और आज से तुम इस कुर्सी पर नहीं मेरी कुर्सी पर बैठोगे, क्योंकि आज के बाद तुम ही इस कंपनी के मालिक हो। ये देखकर धीरज फिर से अपने सिर पर हाथ रखता है। नीरज कंपनी का मालिक बन जाता है और कुछ ही दिनों में चोपड़ा की बेटी की शादी भी नीरज से हो जाती है। लालची बाइक वाला ऑटो। सहारनपुर नाम का एक गांव था। गांव में शशिकांत नाम का एक आदमी रहता था। शशिकांत के पास एक बाइक थी। वो बाइक पर लोगों को किराया लेकर ऑटो जैसे चलाता था। शशिकांत पैसे का भूखा आदमी था। वो बहुत लालची था। पैसे कमाने के लिए वो कुछ भी करता था। एक दिन वो बाजार जाकर खड़ा रहा और चिल्लाने लगा, चलो चलो जल्दी बैठो, चलो चलो चलो, सवारी रेडी है, चलो चलो। उसके बाइक पर उसके साथ 2 लोग बैठ गए, लेकिन वो फिर भी चिल्ला रहा था, चलो 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 जल्दी बैठो, चलो चलो। ये सुनकर एक आदमी उससे पूछता है, अरे पूरी जगह तो हम तीनों बैठ गए, आप कहाँ बिठाओगे सवारी को? तुम्हारे सर पर, चुपचाप बैठ। अरे कमाल करते हो यार, जगह कहाँ है इसलिए तो मैंने पूछा। अरे एक आदमी और एडजस्ट हो जाता, तुम चुपचाप बैठो ना यार। तभी एक प्रमोद नाम का आदमी आता है और शशिकांत से पूछता है, अरे शशिकांत, बाइक पर तो जगह ही नहीं है, फिर मैं कहाँ बैठूं? अरे मेरे पैर पर चढ़ो और कंधे पर बैठो। प्रमोद वैसा ही करता है जैसा शशिकांत उसे कहता है। प्रमोद शशिकांत के कंधे पर बैठ जाता है और शशिकांत बाइक चलाता है। थोड़ी देर में बस का स्टॉप आता है। सब उतर जाते हैं। शशिकांत सबको कहता है, चलो चलो सब एक एक करके 30 रुपए दे दो, जल्दी जल्दी जल्दी। अरे ये क्या है, यहाँ आने के तो 20 रुपए होते हैं, तुम 30 रुपए किस बात के ले रहे हो? अरे इतना रिस्क लेकर तुम लोगों को पहुंचा रहा हूँ, इसलिए इंश्योरेंस का पैसा ले रहा हूं मैं। अगर मुझे या तुम में से किसी को कुछ हो गया तो उसकी जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी ना। अच्छा अच्छा, क्या सच में तुम जिम्मेदारी लोगे या ऐसे ही मुंह में आया और बके जा रहे हो? अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, इसलिए 30-30 रुपए देना पड़ रहा है। शशिकांत ऐसे ही रोज लोगों को कभी भेड़ बकरियों के साथ, तो कभी गाय, तो कभी सवारी के ऊपर भी आदमी को बिठाकर किराया लेता था। लेकिन एक दिन वो अपनी बाइक की तरफ देखकर सोचता है, यार जितना कमाता हूं ना, उतना ये बाइक कुछ कमा कर नहीं दे रही। ज्यादा इनकम करने के लिए कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। शशिकांत अपनी बाइक के कैरियर पर एक ऑटो जोड़ देता है और उस पर लोहे की वेल्डिंग करके पक्का कर देता है। दूसरे दिन गांव के चौराहे पर आता है, चलो चलो जल्दी बैठो, जल्दी जल्दी, नई टैक्सी का आनंद उठाओ, चलो चलो। थोड़ी देर में बाइक पर 2 और पीछे ऑटो में 3 लोग बैठ जाते हैं। तभी प्रमोद आता है। वो कहता है, अरे यो वेल्डिंग करके पीछे ऑटो जोड़कर हमें उसमें बिठा रहे हो, तुम्हें नहीं लगता ये गैर कानूनी है और इससे जान का खतरा भी रहेगा? अच्छा, अब तुम मुझे सिखा रहे हो? जब गांव में फिल्म की शूटिंग होती थी तब दीवार पर चढ़कर देखते थे ना, तब खतरा नहीं रहता। बाढ़ आती है जब गांव में, तब एक नाव को 2-3 बांध कर लेकर जाते हो, तब खतरा नहीं होता। देख, बैठना है तो बैठ, वरना और भी है, लेकिन फालतू का ज्ञान देकर ना मुझे मत सिखा। ऐसे ही शशिकांत बाइक और ऑटो में ठूस ठूस कर लोग भर देता है और रोज किराया ज्यादा मिलने के चक्कर में टैक्सी चलाता है। लेकिन एक दिन ऐसे ही प्रमोद दूसरे गांव जाने के लिए स्टैंड पर आता है, लेकिन शशिकांत की टैक्सी में जगह नहीं रहती। अरे यार, अब मैं कैसे जाऊंगा दूसरे गांव? टैक्सी में तो जगह ही नहीं है। अरे क्यों टेंशन ले रहे हो यार, आ जाओ और जल्दी से मेरे कंधे पर चढ़कर बैठो। प्रमोद को जरूरी काम रहता है, इसलिए वो बिना सोचे समझे शशिकांत के कंधे पर जाकर बैठ जाता है। थोड़ी दूर पर ही टैक्सी जाती है और एक पत्थर से टैक्सी उछलती है। जिस वेल्डिंग से बाइक के पीछे ऑटो जोड़कर रहता है, वो वेल्डिंग टूट जाती है और ऑटो पलट जाता है। और इधर बाइक पर जो प्रमोद शशिकांत के कंधे पर बैठा रहता है, वो भी धड़ाम से नीचे गिरता है और उसकी कमर टूट जाती है। सब लोग चिल्लाते हैं,
हाय रे, अरे मर गया रे, मैं मर गया, मेरी कमर टूट गई रे। तभी एक आदमी शशिकांत को कहता है, अरे शशिकांत, हम तुम्हें 10-10 रुपए ज्यादा के देते थे जो तुम इंश्योरेंस के नाम पर लेते थे। अब देखो सब जख्मी हो गए, चलो हम सबको अस्पताल में भर्ती करो और सबका इलाज कराओ। शशिकांत सोचने लगता है और कहता है, अब देखो ऐसी बात है ना कि ये बोलकर वो सबको छोड़कर भागने लगता है और सारे लोग उसके पीछे भागते हैं, उसे पकड़ते हैं और उसकी खूब पिटाई करते हैं।